नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं मयूर परीख। इंडिया विपक्षी पार्टियों के इस गठबंधन का कन्वीनियर कौन होगा? मुंबई और महाराष्ट्र की सारी वेबसाइट्स पर एक खबर छाई हुई है कि अब की बार कन्वीनियर शरद पवार होंगे। लेकिन नेशनल मीडिया की हेडलाइंस कुछ अलग कह रही है। कुछ हेडलाइंस कह रही हैं नीतीश कुमार, कुछ वेबसाइट सजेस्ट कर रही हैं कि लालू प्रसाद यादव की बात, उनका वोट अहम होगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये हो सकते हैं कन्वीनियर। सवाल ये खड़ा होता है कि कन्वीनियर इंडिया गठबंधन का कौन बनेगा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया का जो ये गठबंधन है उसमें जो कन्वीनियर होता है वो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है कि उससे कई सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। संगठन बिखर भी सकता है, संगठन आगे बढ़ भी सकता है। कन्वीनियर अगर हम देखें तो एनडीए के पहले जॉर्ज फर्नांडिस थे, शरद यादव थे, खुद अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, और जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय यानी कि साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, उस समय उन्हें प्रचार प्रमुख कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उसी प्रकार से अगर हम यूपीए की बात करें तो सोनिया गांधी बहुत लंबे समय तक कन्वीनियर रही थी। कन्वीनियर जिस किसी दल का होता है उसका अपर हैंड होता है पूरे के पूरे गठबंधन में। वो नेता एक ऐसा नेता होना जरूरी है जिसकी बात सभी कोई माने, जिसका रिस्पेक्ट हो, और जो नेता एक बार कुछ कह दे तो सामने वाली पार्टी वो बात टाल न सके। तो अब जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है तो कन्वीनियर कौन होगा, इसको लेकर मीडिया में कई सारे सवाल हैं। एक बात यह भी दिलचस्प है कि ऑफ द कैमरा यह बताया गया है कि इस समय कन्वीनियर डिसाइड नहीं होगा, लेकिन मीडिया में शरद पवार का नाम उछला हुआ है। तो आज इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सैफोलॉजिस्ट और राजनैतिक विश्लेषक वैभव पुरोहित मौजूद है। वैभव जी, 4 पीएम नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि कन्वीनियर पोस्ट के लिए शरद पवार का नाम जो सबसे आगे चल रहा है, ये एडवांटेज है या बहुत बड़ा डिसएडवांटेज? वैभव जी अनम्यूट कर दीजिए माइक को। हाँ जी। मयूर जी, जैसे आपने बताया कि कन्वेनर की इम्पोर्टेंस क्या होती है किसी भी एक गठबंधन में। आप इंडिया अलायंस तो अब बना है, उससे पहले यूपी अलायंस हुआ करता था, और इससे भी पहले जो अलायंस जो पहले जिसको देख के यूपीए बना था वो है एनडीए अलायंस। एनडीए अलायंस में जो सबसे जो बड़े नेता हुआ करते थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय शरद यादव जो बड़े नेता हुआ करते थे जेडीयू के, ये ऐसे लोग थे जो कन्वीनियर हुआ करते थे, जिनके जो सर्वसम्मति से चुना जाता था। सभी पार्टियों में इनका एक रिस्पेक्ट हुआ करता था। ये लोगों के ये सभी को हैंडल करना जानते थे। तो कन्वीनियर पोस्ट की आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, जैसे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी, अमित शाह और शरद यादव, उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस। तो ऐसे लोग जब ऐसे लोग को कन्वीनियर बना रहे हो तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो एक विपक्ष में, जब उस समय एनडीए विपक्ष में हुआ करता था। फिर जब यूपी अलायंस बना फिर जब यूपी अलायंस बना तो उस समय भी जो कन्वेनर रहती सोनिया गांधी हुआ करती थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है जो सर्वमान्य हो, सभी घटक दल इनकी सुने। एक कोई भी प्रॉब्लम हो जो इनके पास जाए तो उनका इसके पास सोल्यूशन हो। अब आप बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस जो है
ये अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग पार्टियों को एकत्रित करके एक अलायंस बना है। इनमें से कई पार्टी तो ऐसी है जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा करती थी। आज तक इनकी हमेशा राइवलरी रही है। अगर हम बंगाल की बात करें तो कांग्रेस और टीएमसी ऑपोजिशन में रही है। हम केरला की बात करें तो लेफ्ट और कांग्रेस हमेशा ऑपोजिशन में एक दूसरे की मुख्य विपक्षी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो दिल्ली में और पंजाब में विपक्ष में है कांग्रेस के साथ। तो ये वो गठबंधन है जो अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग राजनीतिक पोजीशन इनकी स्टेट्स में दोनों सबके साथ विपरीत है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक है, ऐसे अलायंस को मैनेज करने के लिए एक ऐसा नाम चाहिए जो आपके सबसे बड़े जो आपका जो सभी को एक्सेप्टेबल हो, जो लोगों में भी एक्सेप्टेबल हो। मेन बात है ये अपनी बात को जो कन्वे करना कर रहे हैं मैनेजमेंट करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में मुझे जो नाम जो समझ में आते हैं, मोटा मोटी जो नाम समझ में आते हैं, एक नाम क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है इस इंडिया अलायंस में, तो तो ये जो खड़गे जी जो है और उनके जो अध्यक्ष है, एक उनका नाम समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार का नाम बार बार उछाला जाता है क्योंकि उन्होंने ही पूरे इस इंडिया अलायंस को एक तरह से स्टिच किया है, एक अलायंस बनाया है। तो उनका एक नाम आता है, वो भी सर्वमान्य नेता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट नाम जो है वो है शरद पवार। शरद पवार आज से नहीं, इनकी अक्रॉस पार्टी लाइंस हमेशा से ही एक फ्रेंडली इमेज रही है। ये जो कहते हैं वो लोग मानते हैं। इनकी एक ऐसी छवि है कि ये सुलझे हुए नेता है। एक और इनको एक अलायंस पार्टनर भी शरद पवार को एक तरह से बांधना भी चाहती है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में इनका एक दल जो है वो एनडीए का घटक दल है। तो वे और पार्टी को रोकने के लिए, क्योंकि शरद पवार अगर कन्वीनर बन जाते हैं तो ये एनडीए में एक मैसेज जाएगा कि असली जो एनसीपी जो है वो हमारे साथ है और हम और कैडर भी जो है वो हमारे साथ है। तो ये एक मैसेज भी और जाएगा और एक तरह से एनडीए को भी चेकमेट रहेगा कि आप अजीत पवार को आगे कर सकते हो, तो हम शरद पवार हमारे राष्ट्रीय नेता है, हम उनको आगे कर रहे हैं। वैसे आपकी बात में बहुत ज्यादा दम इसलिए भी लग रहा है, उसकी प्रमुख वजह यह है कि कहते हैं दिल्ली का रास्ता अब की बार उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से जाएगा। अगर शरद पवार को यूपी जो अभी इंडिया है, पहले यूपीए हुआ करता था, इसमें बहुत बड़ी पोस्ट मिलती है और कन्वीनियर मिलते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के बारे में खुलासा नहीं होता, तो पूरे के पूरे इंडिया में और खासकर महाराष्ट्र में एक मैसेज ऐसा जा सकता है कि शरद पवार जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अगर शरद पवार कन्वीनियर बनने में कामयाब हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में अजीत पवार को बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति पलट सकती है, उलट सकती है। आपको क्या लगता है, कन्वीनियर पोस्ट के लिए यह सही मौका है या तीनों राज्य का चुनाव खत्म होके जो अभी बाकी है, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का और राजस्थान का, ये चुनाव के बाद ही कन्वीनियर पोस्ट के बारे में कोई बड़ा फैसला, अहम फैसला लिया जाएगा? क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव जो है 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले नवंबर दिसंबर में, उसको अभी कुछ ज्यादा समय नहीं है। लेकिन इनकी जो तैयारी है ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और अगर ये शरद पवार जैसे नेताओं को आगे करते हैं, महाराष्ट्र में उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा आपको। अगर आपको पता है कि महाराष्ट्र में एक ऐसा राज्य है जो पॉलिटिकली अनस्टेबल रहा है पिछले 4-5 सालों में, और शरद पवार को अगर आगे कर दिया जाता है तो कई सारे ऐसे नेता भी है जो जुड़ते हैं, ना कि महाराष्ट्र में नेशनली भी जुड़ते हैं, और एक मैसेजिंग जाती है कि शरद पवार जैसे कद्दावर नेता को हमने सम्मान दिया है और इसका महाराष्ट्र में इम्प्लीकेशन तो है ही। और अलग, क्योंकि ये अच्छे मैनेजमेंट में माने जाते हैं, ये लोगों के इनके फ्रेंडली रिलेशन है, तो ये दूसरी और घटक दलों को अपने साथ जोड़ने में ये कामयाब रहेंगे। जो इनके अलावा नीतीश कुमार और खड़गे के अलावा ये किसी भी नेताओं में ये इंडिया अलायंस में ये क्षमता मुझे नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही बात कही कि
बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है और अब ये वक्त आ चुका है जब इस पोस्ट के बारे में कोई फैसला किया जाए। तो दोस्तों, क्या शरद पवार कन्वीनियर बनने जा रहे हैं? मुंबई और महाराष्ट्र की मीडिया में तो यही चर्चा है, लेकिन इंडिया अलायंस में कंसेंसस बनते हैं या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे आपको एक बार फिर मैं बता दूं, अगर शरद पवार कन्वीनियर बनते हैं तो एक बात तय रही कि महाराष्ट्र में एनसीपी, जो शरद पवार समर्थन वाली एनसीपी है, उस एनसीपी को बहुत बड़ा बल मिलेगा और इसी के साथ एक सेटबैक होगा अजीत पवार के लिए। दोस्तों, क्या आप इस चर्चा में हुई बातचीत के साथ में अपनी राय रखते हैं? तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।